हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खूबसूरत से प्लेटफॉर्म A4S हब पे। तो आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए मैग्नेटिज्म एंड मैटर का माइंड मैप। अब आज हमने लास्ट अपने वीडियो में देखा था मैग्नेटिज्म के बारे में, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के बारे में। आज हम देखने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, अब मैग्नेटिज्म एंड मैटर में कुछ एडिशनल टॉपिक्स होते हैं जिनको हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। कहने को माइंड मैप है, ठीक है, कि हम माइंड मैप बना रहे हैं, बट यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी, A to Z सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। चैप्टर्स में जितने टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं या एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। अब हमने मैग्नेटिज्म एंड मैटर को अपने 7 टॉपिक्स में डिवाइड किया है, जैसा कि हम हर चैप्टर के साथ करते हैं कि सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं, कितने रिलेवेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमारे माइंड में होने चाहिए, हमारे दिमाग में होने चाहिए, जिनसे कि सीयूईटी में क्वेश्चंस आ सकते हैं या आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर को मेनली 7 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। और वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं, अगर ये टॉपिक्स हम पढ़ लेते हैं तो हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट 99% कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, वो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या है हमारे पास टॉपिक? सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, हमें यहां पे पढ़ना है कि डाइपोल क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है और मैग्नेटिक डाइपोल का मोमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक डाइपोल कैसे बनता है और उसका मैग्नेटिक डाइपोल का मोमेंट क्या होता है, हमें वो पढ़ना है। फिर दूसरी चीज हमें पढ़नी है कि अगर उसी डाइपोल को उठा के हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस पर एक टॉर्क लगता है। क्या लगता है? उस पर एक टॉर्क लगता है। ठीक है, उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। उसके डाइपोल मोमेंट के बीच में, अगर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर कुछ एंगल है तो उस पर एक टॉर्क लगता है। उस टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे कि टॉर्क क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास जो डाइपोल है, जो डाइपोल हमने मैग्नेट का डाइपोल बनाया था, उस डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे पढ़ना है। एक तो हमारे एक्सिस पे, हमारे पास अगर डाइपोल रखा है तो उसके एक्सिस पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा और इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपका क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये भी हमें पढ़ना है। तो 3 टॉपिक्स तो हो गए। सबसे पहले मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ना है, फिर उसके बाद में हमें पढ़ना है टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, यानी कि अगर हमने डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है तो वहां पे हमें क्या, उसमें कितना टॉर्क लगेगा, हमें वो भी पढ़ना है। तीसरा फिर पढ़ना है कि हमारे पास जो डाइपोल होता है, मैग्नेटिक डाइपोल होता है, उसकी वजह से एक्सिस पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो भी हमें यहां पे पढ़ना है। फिर उसके बाद में हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है, अब मैग्नेट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है, तो उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनसे कि हमारे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हमें उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ना है। 3-4 प्रॉपर्टीज होती हैं मेनली, जिनको आप अगर याद कर लोगे तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगी। ठीक है, अब उसके बाद में जो 5th टॉपिक आता है वो आता है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, यानी कि गॉस साहब ने क्या मैग्नेटिज्म में कौन सा नियम दिया था। ठीक है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस भी देखे गए हैं प्रीवियस ईयर में और इस साल भी चांसेस हैं कि इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए। तो ये 5 टॉपिक्स हमारे इधर हुए। और जो 6th टॉपिक है ये मेन इंपॉर्टेंट है, इस पे तो हर साल क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है मैग्नेटिक टर्म्स के ऊपर। ठीक है, ये 6th टॉपिक और 7th टॉपिक मैग्नेटिक टर्म्स, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, परमिबिलिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ससेप्टिबिलिटी, इस पे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। और हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, इनकी रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होती है, इनकी परमिबिलिटी क्या होती है, इनका मैग्नेट के साथ कैसा अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए, तो इनको हमने 7 टॉपिक्स में डिवाइड किया है और एक एक टॉपिक बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल समझ के पढ़ेंगे। और आई होप जब वीडियो खत्म हो रही होगी तो आपको इस चैप्टर की पूरी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। अब हम इसी बात से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल तो पढ़ा था, वहां पे हमने 2 चार्जेस को सेपरेट किया था, एक -q एक +q। ठीक है, उनको हमने 2l डिस्टेंस से सेपरेट किया था। सेम चीज यहीं पे भी करना है। यहां पे कहते हैं इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, हमारे पास मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है।
ठीक है। अब जो पोल्स होते हैं उनकी कुछ पोल स्ट्रेंथ भी होती है। क्या पोल स्ट्रेंथ होती है? यहां पे हमारे पास इसको हमने साउथ पोल ले रखा है, इसको नॉर्थ पोल ले रखा है, एक बार मैग्नेट हमने ले रखा है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। हमने कहा जो साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ है वो माइनस स्मॉल एम है। क्या है? माइनस स्मॉल एम। और जो इसका पोल स्ट्रेंथ है वो प्लस एम है। क्या है? प्लस एम है। इसको हमने बोला है ये माइनस एम है और ये क्या है? ये प्लस एम है। ये इसकी क्या है? ये इसकी पोल की स्ट्रेंथ है। क्या है? पोल की स्ट्रेंथ है। मैंने कहा ये इसकी पोल स्ट्रेंथ है। अब यहां पे देखिए माइनस एम है, प्लस एम है, एक इनके जो पोल्स है वो 2l डिस्टेंस से क्या है? सेपरेटेड है। मैंने कहा 2l डिस्टेंस से सेपरेटेड है। अगर 2l डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो इनका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, क्या? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, उसको हम कैपिटल एम से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? कैपिटल एम से। वो होगा स्मॉल एम, यानी कि पोल स्ट्रेंथ इनटू इनके बीच में डिस्टेंस, यानी कि जो पोल्स के बीच में डिस्टेंस है, यहां पे हमने क्या मान रखा है? 2l मान रखा है। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड तो ऐसे निकाल लोगे, लेकिन भैया डायरेक्शन भी तो निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे? तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमेशा याद रखना कि जो डायरेक्शन होता है हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, वो साउथ से नॉर्थ होता है। कहां से कहां तक होता है? आपका साउथ से नॉर्थ होता है हमेशा, ठीक है। जैसा कि आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी पढ़ा होगा कि वहां पे जो आपका डाइपोल का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, ठीक है। ऐसे ही यहां पे आपका साउथ से नॉर्थ होता है। तो हमारे पास ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हमारे पास बार मैग्नेट होता है, उसमें आपके पास दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। उनकी पोल स्ट्रेंथ होती है जिसको हम स्मॉल एम से शो करते हैं। साउथ पोल, नॉर्थ पोल आप 2l डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं, किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं तो उसको हम मान लेते हैं 2l डिस्टेंस से सेपरेटेड है। अगर उनका मैग्नेटिक डाइपोल स्ट्रेंथ निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, तो पोल स्ट्रेंथ को उनके बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। तो इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है? साउथ से नॉर्थ होती है, यानी साउथ पोल से कहां तक होती है? नॉर्थ पोल। इसलिए यहां पे मैंने एरो भी बना रखी है। तो ये होती है आपकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती क्या है, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास आता है कि अगर मैंने डाइपोल को, मैग्नेटिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ये हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसको मैं बोल रहा था कि हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस डाइपोल को उठाया मैंने यहां पे एक एंगल थीटा बनाते हुए, मैग्नेटिक फील्ड से एक एंगल थीटा बनाते हुए, ठीक है। अगर इसका डाइपोल मोमेंट देखेंगे कुछ ऐसे होगा। मैंने कहा इसका डाइपोल मोमेंट इसके मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल थीटा बना रहा है, यानी कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसे है और जो डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसे है। इनके बीच में जो एंगल है वो क्या है? थीटा है। मैंने कहा इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है, तो इस पे एक टॉर्क लगता है। क्या लगता है? एक टॉर्क लगता है, ठीक है। और टॉर्क यहां पे क्या आता है? वो आता है m क्रॉस b। क्या आता है? m क्रॉस b। m आपका क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। b आपका क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट है तो आपका जो टॉर्क आएगा वो भी आपका क्या आएगा? टॉर्क भी आपका एक वेक्टर आएगा, ठीक है। तो यहां पे टॉर्क भी आपका वेक्टर आएगा। अब यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता है क्या होता है? m इंटू 2l। यहां पे मैंने बताया कि m इंटू 2l, और ये हो जाएगा b और साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे तो साइन थीटा यहां पे आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा mb2l साइन थीटा। क्या हो जाएगा? mb2l साइन थीटा। तो आप ऐसे आपका टॉर्क निकाल सकते हैं। अब ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड आएगा। अब हमें अगर इसकी क्या निकालनी है? हमें डायरेक्शन निकालनी है, तो m यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को रखेंगे और हम किधर कर्ल करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करेंगे। तो यहां पे अगर देखेंगे तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या आएगी? आउटवर्ड आएगी, यानी थंब की डायरेक्शन जो होगी वो टॉर्क की डायरेक्शन बताएगा। तो यहां से ऐसे आप टॉर्क निकाल सकते हैं। तो दो टॉपिक्स हमने पढ़े। सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ा? मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये हमने पढ़ा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को निकालने के लिए पोल स्ट्रेंथ को उनके बीच में, यानी मैग्नेटिक पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, और जो डायरेक्शन होता है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। ये था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। फिर हमने पढ़ा कि अगर डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड में के बीच में अगर कुछ एंगल बन रहा है तो वहां पे एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। अगर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है तो उस टॉर्क की वैल्यू होती है m क्रॉस b। m आपका क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसको लिखते हैं m इंटू 2l, और ये होता है b साइन थीटा, यानी इनको mb2l साइन थीटा भी लिखा जा सकता है। और यहां पे डायरेक्शन आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन जैसे निकालते हैं, ठीक है, वैसे ही आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास जो तीसरा टॉपिक आता है वो आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल देखा, ठीक है, दो पोल से नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। साउथ पोल को मैंने माइनस एम यानी उसकी पोल स्ट्रेंथ माइनस एम बताई है। आपके जो नॉर्थ पोल है उसकी पोल स्ट्रेंथ प्लस एम बता रखी है, उनके बीच में कोई डिस्टेंस होगा। डाइपोल तो बना लिया, मैग्नेटिक डाइपोल तो बना लिया भैया। अब बात यह है कि मैग्नेटिक डाइपोल अगर है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी होगी।
अगर किसी उसके एक्सिस पे मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मैग्नेटिक डाइपोल बना रखा है, ये है साउथ पोल, ये क्या है, ये नॉर्थ पोल है हमारे पास। मैंने कहा कि इसके एक्सिस पे क्या, इसके एक्सिस पे किसी पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, क्या निकालनी है, किसी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मैंने कहा इसके बीच में जो लेंथ है वो 2L है, ठीक है, और मैंने कहा इसके सेंटर से हमारे पास जो मैग्नेट है उसके सेंटर से जो पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है x। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा इस पॉइंट P पे वो आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई एक्स क्यूब। क्या आ जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई एक्स क्यूब। x क्या है, मैग्नेट के सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस है, और हमारे पास m क्या है, m है हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, वो होता है m इंटू 2L। क्या होता है, m इंटू 2L। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड के यानी कि हमारे पास डाइपोल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई एक्स क्यूब। अब बहुत सारे लोग आपको स्मॉल m के टर्म में भी बताते हैं, लेकिन आपको रिकमेंडेड है कि ये याद करिए, तो काफी ज्यादा इजीली आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब इसके बाद में अगर मान लीजिए कि हमारे पास डाइपोल तो ऐसे है, ठीक है, हमारे पास जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो यही है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, और सेपरेटेड कितनी डिस्टेंस है, 2L डिस्टेंस से ये सेपरेट कर रखे हैं, ठीक है। और कह रहा है कि अब हमें एक्सिस पे नहीं चाहिए, किसी एक्सिस वाले पॉइंट पे तो हमने निकाल लिया, अब हमें इस लाइन वाले पॉइंट पे यानी कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मान लीजिए कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोई एक लाइन है, ठीक है, ऐसे है लाइन, ठीक है, और इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो उसे ही हम कहते हैं क्या, इक्वेटोरियल पॉइंट। और इक्वेटोरियल पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मैंने कहा इस पॉइंट पे यहां निकाल लिया, यहां पे भी निकाल सकते हो, यहां पे भी, यहां पे, यहां कहीं पे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी निकाल सकते हो। और ये पॉइंट कहां से, यहां से इसके सेंटर से x डिस्टेंस ऊपर है, x डिस्टेंस ऊपर है, और ये आपकी मतलब क्या है, ये आपके पास है। तो यहां पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई एक्स क्यूब। क्या आएगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई एक्स क्यूब। x फिर से बता दे रहा हूं, सेंटर से उस पॉइंट की दूरी है, और हमारे पास m जो है, m है हमारे पास क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो हमारे पास दोनों चीजें आ गई, हमारे पास एक्सिस पे आ जाता है वो आता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई एक्स क्यूब, हमारे पास इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो होता है वो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहां पे हमारे दोनों पॉइंट पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ गई। अगर मैं आपके पास चौथी चीज बात करूं, हमारे पास चौथी चीज जो हमारे पास चौथा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हमने 3 टॉपिक्स के बारे में बात कर ली कि हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से उसके एक्सिस पे, उसके इक्वेटोरियल पे पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये हमने पढ़ लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा 4th टॉपिक है, वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट फॉर्म कॉन्टिन्यूअस क्लोज लूप। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज देखने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है। देखो जनरली क्या होता है कि जो हमारे पास मैग्नेट होता है तो उसके आसपास कोई भी अगर मैग्नेटिक मटेरियल हम रखते हैं, क्या रखते हैं, हमारे पास कोई मैग्नेट है, अगर उसके पास मान लीजिए लोहा रख देते हैं, आयरन रखते हैं, तो वो उसके लिए एक इन्फ्लुएंस क्या करता है, वो उसको इन्फ्लुएंस करता है या उसके बीच में एक इंट्रैक्शन फोर्स लगाता है। मैग्नेट क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है। तो ये अट्रैक्शन होता कैसे, मैग्नेट तो यहां बैठा हुआ है, आयरन हमारा थोड़ा दूर बैठा हुआ है, अब इनके बीच में ऐसा क्या है कि ये वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसके बीच में है मैग्नेटिक फील्ड। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के आसपास एक फील्ड होती है, मैग्नेट का आसपास एक इलाका होता है, वो कहता है मैग्नेट कि अगर मेरे इलाके में तुम आओगे तो मैं तुम्हें अट्रैक्ट कर लूंगा या मैं तुम्हें दूर भगा दूंगा, ठीक है। मैग्नेट के आसपास एक इलाका होता है, ठीक है, जैसे हमारा घर होता है तो हमारे घर का एक एरिया होता है, वैसे ही मैग्नेट का आसपास भी एक एरिया होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं या मैग्नेटिक फील्ड रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं या मैग्नेटिक फील्ड रीजन कहते हैं। तो वही चीज होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड होता है कैसे, अट्रैक्ट होगा, मान लो कोई भी आयरन हमारे पास है तो किस बिहेवियर में, किस पैटर्न में अट्रैक्ट होगा, यह समझना हमारे आंखों से हम देख नहीं पाते हैं, तो ये समझने के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट लेके आए। क्या लेके आए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट लेके आए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी इमेजिनरी लाइंस होती है और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने बनाई, उन प्रॉपर्टीज को हम यहां पे स्टडी करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। एक इमेजिनरी लाइंस होती है जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ती, रियल में नहीं होती है, उनको हमने बनाया है जिससे कि हम मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकें और मैग्नेट के बिहेवियर को समझ सकें। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज में कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट फॉर्म कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड लूप, हमारी जो मैग्नेट की
फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज्ड लूप फॉर्म करती हैं। कैसे? हमारे पास मान लीजिए कि हमारे पास ये नॉर्थ और साउथ, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बार मैग्नेट है। तो आउटसाइड द मैग्नेट जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कहां से, नॉर्थ से साउथ होती है, बट इनसाइड द मैग्नेट वो होती है साउथ से नॉर्थ। तो ये ऐसे होती है और ऐसे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखोगे तो कुछ ऐसे बनती है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि ये क्या करती है, क्लोज्ड लूप फॉर्म्स करती है। क्या करती है, क्लोज्ड लूप बनाती है, ठीक है। ये क्या बनाती है, ये बनाती है क्लोज्ड लूप बनाती है। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये क्लोज्ड लूप बनाती हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट अ गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे दे रखा है, अगर यहां पे किसी भी पॉइंट पे हमने क्या डाला, हमने टेंजेंट डाला, तो ये टेंजेंट क्या करेगा, ये टेंजेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा। क्या शो करेगा, अगर हमने इस पॉइंट पे टेंजेंट डाला तो ये टेंजेंट उस पॉइंट पे क्या करेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा। द टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस एट अ गिवन पॉइंट, इस फील्ड लाइन पे किसी भी गिवन पॉइंट पे हमने टेंजेंट डाला है, at a given point represent the direction of net magnetic field at that point। तो ये इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। मैंने कहा ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है द लार्जर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर मैं मान लूं कि यहां पे हमारे पास दो पॉइंट, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे हैं, ठीक है, इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और इस पॉइंट पे हमारी केवल दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो कह रहा है कि यहां पे किस जगह स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो हम बता देंगे भैया यहां पे ज्यादा फील्ड लाइंस है तो यहां पे स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहां पे कम फील्ड लाइंस है तो यहां पे आपके पास क्या होगा, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्गर नहीं होगा। जैसा कि अगर आप समझिए कि आपके पास जो बार मैग्नेट होता है, क्या होता है, जो बार मैग्नेट होता है, तो बार मैग्नेट के अंदर जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो स्ट्रॉन्गर होती है, ज्यादा होती है, डेंस होती है, यूनिफॉर्म होती है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन बाहर किसी दूसरे पॉइंट पे चले जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड उतना लाइंस उतनी ज्यादा होती नहीं, तो वहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, लेस स्ट्रॉन्गर होता है। तो ये चीज आपके पास सही है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। मान लीजिए दो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे और ऐसे, ठीक है, इस पॉइंट पे मान लीजिए कि इंटरसेक्ट कर गई, तो यहां पे एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर सकते हो और एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। कैसे ड्रॉ कर सकते हो, एक टेंजेंट आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो और इसी पॉइंट पे एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। अब मैंने बताया कि जो टेंजेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे वो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देती है उस पॉइंट पे, तो इसी पॉइंट पे डायरेक्शन इधर भी बता रहा है, इधर भी बता रहा है। यानी सिंगल पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन जो कि पॉसिबल नहीं होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन केवल एक हो सकता है, दो डायरेक्शन एक पॉइंट पे नहीं हो सकता है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये हमारी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको याद ही रखना है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें से कभी कोई भी प्रॉपर्टी उठ के आ सकती है, ठीक है। तो हमने आपके चौथा टॉपिक में पढ़ा दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है मैग्नेटिक टर्म्स, ठीक है। अब कुछ मैग्नेटिक टर्म्स होते हैं जो कि आपको सुनने में काफी ज्यादा टफ लगते हैं, लेकिन यहां पे आपको मैं बता दूंगा कि फॉर्मूले कैसे याद करने हैं, तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। सबसे पहली चीज होती है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या होती है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से, और वो होती है बी नॉट बाई म्यू नॉट। क्या होती है, बी नॉट बाई म्यू नॉट। बी नॉट क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। म्यू नॉट क्या होता है, आपका परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम मान सकते हो। तो ये हमारे पास होता है क्या, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या होता है, ये होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसको हम शो करते हैं किससे, एच से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, एच से। अब दूसरी चीज होती है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। क्या होती है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट, यानी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, 1 प्लस साई एम। क्या होता है, 1 प्लस साई एम। साई एम क्या होता है आपके पास, ये होता है आपके पास ससेप्टिबिलिटी। क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो ये भी आपको याद करना है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस साई एम, ठीक है। इसको साई एम ही बोलो, साई एम बोलो, कुछ भी बोलो, वो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो साई एम होता है, ये क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है। अब हमारे पास अगली चीज आती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम शो करते हैं आई से, ये होता है एम बाई बी। क्या होता है, एम बाई बी। हमारे पास m क्या होता है, ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। m क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट।
और बी क्या होता है, वॉल्यूम होता है। क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड वाला होता है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब चौथी चीज हमारे पास होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको हम चाई से शो करते हैं, किससे, साई से शो करते हैं। और ये होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अगर इसको डिवाइड करते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी से, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को अगर मैग्नेटिक इंटेंसिटी से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आता है, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है, मतलब ये तो अभी गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है मैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। उस वीडियो को, ये वाली जो चीज है, अगर इस टेबल को नहीं याद करोगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस इस चैप्टर से छूट जाएंगे। अब इस टेबल को कैसे याद करना है, पहले मैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा, फिर इस टेबल को पढ़ाऊंगा, तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। मैंने कहा सबसे पहले देखते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। अब गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, ठीक है। तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म सिंपल सी ये बात समझ लो कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स कैन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर हमारे पास मैग्नेट है, उसमें नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, उसको कितना भी छोटा कट कर दोगे, उसमें नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, बीच से मैग्नेट को कट कर दोगे तो आपको लगेगा कि नॉर्थ पोल तो इधर चला गया, साउथ पोल इधर चला गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर आपने जिस पार्ट को कट किया उस पार्ट में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो यही कहता है हमारे पास गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म कि हमारे पास जो मैग्नेटिक मोनोपोल्स होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, यानी हमारे पास मैग्नेट में हमारे पास क्या, मतलब दो पोल्स होने जरूरी है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होने जरूरी है। अब इसको वो अलग तरीके से कहता है द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो, ठीक है। कह रहा है कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, मान लीजिए हमारे पास एक कोई क्लोज सरफेस ऐसे है, ठीक है, और हमने यहां पे इसको अगर थोड़ा ऐसे ना बनाऊं, मैंने कहा हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है ऐसे, और यहां पे हमने एक मैग्नेट रखा नॉर्थ साउथ, ठीक है। मैंने कहा यहां पे एक मैग्नेट रखा, तो ये कह रहा है कि अगर यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी और यहां पे गई, यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकली, ठीक है, यहां पे गई, तो सबसे पहले इसमें काम क्या हुआ, ठीक है। ये क्लोज सरफेस है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटर हुई और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ठीक है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटर, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर, यानी देखिए इस सरफेस से दो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, यानी दो फ्लक्स अंदर जा रहा है, और बाहर कितने आ रहे हैं, दो आ रहे हैं। तो नेट कितना हुआ, दो अंदर जा रहे हैं, दो बाहर आ रहे हैं, तो नेट कितना हो गया, जीरो हो गया। तो वही चीज कह रहा है कि द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो। कोई भी क्लोज सरफेस है तो उसके थ्रू जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। अब बहुत लोग सोच रहे हो इस मैग्नेट को उठा के अंदर रख दो, तो मैग्नेट को उठा के अंदर रखोगे, इधर से निकलेगा तो इधर से बाहर आएगा भी। तो वही चीज है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स कैन नेवर एग्जिस्ट, ठीक है। तो हमें पता है कि जो हमारे पास फ्लक्स होता है वो होता है बी डॉट डी एस, हमें पता है कि फ्लक्स होता है बी डॉट ए, ठीक है। अगर स्मॉल फ्लक्स की बात करें, डी फाई इक्वल टू हो जाएगा बी डॉट डी एस, और जो फाई हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो, यानी कि हमारे पास नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहां पे। इसी को कहते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब जो सबसे लास्ट हमारे पास टॉपिक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास तीन तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। सबसे पहले डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ठीक होता है कौन, डाया, पैरा, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। अब डायामैग्नेटिक ऐसा समझ लो, अभी बेसिक्स बता रहा हूं तो बेसिक्स बताता हूं। डायामैग्नेटिक बहुत खराब इंसान है, पैरामैग्नेटिक थोड़ा अच्छा इंसान है, फेरोमैग्नेटिक बहुत अच्छा इंसान है। क्या है, डाया खराब इंसान है, पैरा थोड़ा अच्छा इंसान है, और फेरोमैग्नेटिक क्या है, बहुत अच्छा इंसान है। अब इतना मैंने बता दिया, आगे आप खुद ही लास्ट में कहोगे कि हाँ सर आपने ये सही कहा था, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसे कहते हैं ससेप्टिबिलिटी। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो डायामैग्नेटिक के लिए जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है, क्या होती है, ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू वो जीरो से कम होती है, ठीक है, लेकिन -1 से इक्वल होगी या बड़ी होगी। तो ये याद रखना है कि जो डायामैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है वो जीरो से तो कम होगी, लेकिन -1 से बड़ी होगी या इक्वल होगी, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जीरो से तो बड़ी होती है बट ई से कम होती है। हमारे पास ई कोई पॉजिटिव नंबर है, क्या है, ई कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक के लिए जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बड़ी होगी 1 से, ठीक है। साई इज ग्रेटर देन 1, यानी कि हमारे पास जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा बड़ी होगी। तो डायामैग्नेटिक के लिए आपकी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, -1 के बराबर हो सकती है या उससे बड़ी होगी और 0 से छोटी होगी।
पैरामैग्नेटिक के लिए आपके पास ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी, बट एक पॉजिटिव नंबर होता है उससे कम होगी, और ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू फेरोमैग्नेटिक के लिए बहुत बड़ी होगी 1 से। अब ये देखो भैया छोटे रह गए तो ये कुछ खराब इंसान ही है ना। फिर आता है रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है। रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू अगर डायमैग्नेटिक के लिए बात करेंगे तो 0 के इक्वल होगी या बड़ी होगी, और 1 से छोटी होगी, क्या 0 और 1 के बीच में होगी डायमैग्नेटिक के लिए। लेकिन पैरामैग्नेटिक के लिए जो रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू है वो 1 से बड़ी होगी और 1 प्लस ई से छोटी होगी, क्या होगी 1 प्लस ई से छोटी होगी। रिलेटिव परमेबिलिटी होती क्या है? रिलेटिव परमेबिलिटी अगर बात करूं तो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है किसी भी मीडियम की परमेबिलिटी को अगर परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम से रिलेट करना है तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव परमेबिलिटी का। क्या आता है? रिलेटिव परमेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। तो रिलेटिव परमेबिलिटी इसके लिए पैरामैग्नेटिक के लिए 1 से बड़ी होती है और स्मॉल होती है 1 प्लस ई, कोई आपके पास पॉजिटिव नंबर होता है। फेरोमैग्नेटिक के लिए रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू 1 से बहुत बड़ी होती है, क्या होती है 1 से बहुत बड़ी होती है, ठीक है। अब यहां पे देखिए हमारे पास मैंने बताया था कि ये मीडियम की परमेबिलिटी और ये फ्री स्पेस या मतलब हमारे पास क्या वैक्यूम की। अब यहां पे जो हमारे पास मीडियम की परमेबिलिटी होती है वो फ्री स्पेस या वैक्यूम की परमेबिलिटी से कम होती है डायामैग्नेटिक के लिए, ठीक है। लेकिन पैरामैग्नेटिक में जो मीडियम की परमेबिलिटी होती है, हमारे पास जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की परमेबिलिटी होती है वो फ्री स्पेस या वैक्यूम के परमेबिलिटी से बड़ी होती है, और वहीं पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की जो परमेबिलिटी होती है वो फ्री स्पेस या वैक्यूम के परमेबिलिटी से बहुत ज्यादा बड़ी होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा बड़ी होती है। परमेबिलिटी होता क्या है? परमेबिलिटी होता है कि अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कोई कितना परमिशन दे रहा है अंदर जाने के लिए, अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कितना पास होने दे रहा है, उसी को जनरली परमेबिलिटी कहते हैं परमेबिलिटी, ठीक है। तो यही चीज है। अब यहां पे देखें हमारे पास अगर मैग्नेटाइजेशन देखें, वीक मैग्नेटाइजेशन इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं डायामैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेटिक फील्ड में लाके रखूंगा तो वो तो मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा, लेकिन होता भी अगर वीक मैग्नेटाइजेशन होता है यानी कि वीकली मैग्नेटाइज होता है तो वो भी सेम डायरेक्शन में नहीं। अगर मान लीजिए हमने मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में रखा है, इस डायरेक्शन में, तो ये वीकली इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज हो जाता है, यानी कि हमारे नेट मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या कर देता है? कम कर देता है। तो डायामैग्नेटिक इसलिए नुकसानदायक है, ठीक है। क्या करता है? वीक मैग्नेटाइजेशन इन अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये क्या करता है? मैग्नेटाइज हो जाता है और हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देता है? कम कर देता है। लेकिन वहीं पे क्या पैरामैग्नेटिक वीक मैग्नेटाइजेशन इन सेम डायरेक्शन, ये मैग्नेटाइजेशन वीक तो होता है इसका, लेकिन ये सेम डायरेक्शन में क्या होता है? मैग्नेटाइज होता है। और जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन इन सेम डायरेक्शन। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ा होगा, हम जब अपने क्या सोलेनॉइड के अंदर क्या कोई बार मैग्नेट रखते हैं, मतलब सोलेनॉइड के अंदर हम क्या फेरोमैग्नेट रखते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देता है। वही चीज होता है क्या? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो इसको अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, फेरोमैग्नेटिक को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो ये क्या करता है? ये अपने अंदर से मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को पास करने देता है और अपने आप को सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर लेता है। क्या कर लेता है? सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर लेता है। तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है वो तो रहती है, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? बढ़ जाती है। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल बिस्मथ, गोल्ड, लेड, आपके पास क्या होता है? सिलिकॉन, वाटर, ये सब क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक एग्जांपल होते हैं। इसका एग्जांपल होता है एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन। इसका एग्जांपल पैरामैग्नेटिक क्या होता है? और हमारे पास फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ये सब किसके होते हैं? फेरोमैग्नेटिक के एग्जांपल होते हैं। अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करें तो हमने जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो देखिए मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके बाहर से निकल गई, एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब जनरली बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास हुई, क्योंकि मैक्सिमम फील्ड लाइंस को रिपेल कर देता है, अपने अंदर से पास नहीं होने देता है, ठीक है। और वहीं पे पैरामैग्नेटिक में देखिए, अगर यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 2 2 4 1 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भेजी थी और यहाँ पे हमने भी यहाँ पे 2 2 4 5 भेजी, तो यहाँ पे हमारी 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से पास हो गई। यहां पे भी हमने 5 भेजा, लेकिन यहां पे पांचों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास हो गई। तो हमने कहा कि हमारे पास क्या था? पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज, कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कौन अच्छा होता है, कौन बुरा। अच्छा बुरा नहीं कह सकते हो, ये तो हमारे टर्म में कि हम उसको समझाने के लिए कह रहे हैं अच्छा बुरा, ठीक है। लेकिन ये चीजें होती है कि मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव करती हैं, इनकी रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, इनकी परमेबिलिटी मीडियम की क्या होती है, इनकी ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कैसा बिहेव करती हैं। तो ये चीजें थी जो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, आप अब इसको बना लो, अगर पेपर देने जाने वाले हो तो इसको बना लो, इसको समझ लो, और सारी चीजें यहां पे मैंने समझा ही दी हैं। तो ये 7 टॉपिक्स थे मैग्नेटिज्म एंड मैटर में जो कि आपको पढ़ने थे। सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, फिर उसके बारे में पढ़ना था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद तीसरा पढ़ना था आपको टॉर्क के बारे में, और उसके बाद में चौथा हमें क्या पढ़ना था, ठीक है। हमारे पास क्या था यहाँ पे, अगर मैं बात करूं आपसे
तो हमने सारी चीजें पढ़ ली है। हमारे सबसे डायपोल मोमेंट पढ़ा था, डायपोल मोमेंट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एक्सिस पे, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई, गॉस लॉ क्या होता है वो बताया। फिर उसके बाद मैंने बताया कि मैग्नेटिक टर्म्स क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, परमेबिलिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ससेप्टिबिलिटी, ये सब क्या होता है, ये फॉर्मूले याद कर लेना। और हमने बताया प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो ये 7 टॉपिक्स थे जो इस चैप्टर को मिला के बनाते हैं। तो इन 7 टॉपिक्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है और ये पूरा माइंड मैप आपको याद रखना है, नोट्स बना लेने हैं, अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो रिफर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों को भी भेजिए, उनको बताइए कि यहाँ पे पढ़ाई चल रही है, अच्छे से चल रही है और सारी चीज़ें यहाँ पे आती रहेंगी। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।